माननीय उपसभापति जी, ये संविधान संशोधन इस सदन ने 6 मई 2015 को पारित किया था। अगर इसका हम पूरा इतिहास देखें तो सन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई डॉक्टर केलकर समिति ने एक सिफारिश दी थी, जिस सिफारिश में यह सुझाव दिया था कि जो देश की इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था है उसके अंदर एक बुनियादी परिवर्तन लाया जाए। आज कई प्रकार के टैक्सेस हैं जो किसी भी वस्तु के ऊपर गुड्स के मैन्युफैक्चर पे केंद्र सरकार लगाती है, और कई टैक्सेस इस प्रकार के हैं जिनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस मानते हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं। इस संविधान संशोधन का जो संबंध है केवल उन्हीं इनडायरेक्ट टैक्सेस के संबंध में है जो गुड्स और सर्विसेज के साथ, सेवाओं के साथ अपना संबंध रखते हैं। सुझाव यह था कि इन तमाम टैक्सेस को जो आज अलग अलग स्तर के ऊपर लगते हैं और जिसकी वजह से व्यवसाय और व्यापार करने में देश के अंदर कई रुकावटें आती हैं, उन सब को इकट्ठा मिलाकर एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया जाए। लेकिन इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, और क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी होगी और देश की हर राज्य सरकार की भी होगी, इसलिए सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास ये रहा कि इसमें व्यापक आम राय बन पाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत लंबे प्रयास के बाद, जो कई वर्षों तक चलता रहा, एक आम राय बनी है और अधिकतर राजनीतिक दल बहुत बड़ी मात्रा में इसके समर्थन में उभरकर सामने आए हैं। 2003 की जो डॉक्टर केलकर कमेटी की सिफारिशें थी उनको सार्वजनिक किया गया, और उसके पश्चात सन 2006-07 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि प्रयास किया जाए कि 1 अप्रैल 2010 से इस देश के अंदर जीएसटी लागू किया जाए। लेकिन इसको लागू करने के लिए क्योंकि कई व्यवस्थाएं तैयार होनी थी और राज्यों की भागीदारी चाहिए थी, तो बाद में राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। उस एम्पावर्ड कमेटी की एक परंपरा आज तक चली आ रही है, और एक अच्छी परंपरा यह बनी है कि जिस भी राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में होती है, एम्पावर्ड कमेटी का जो अध्यक्ष होता है किसी दूसरे राजनीतिक दल का होता है, ताकि इसके माध्यम से भी चर्चा में व्यापक आम राय बनाने के अंदर लाभ हो पाए। उसकी सिफारिशें आती रही, और जो उसका डिस्कशन पेपर बना वो नवंबर 2009 में उसको सार्वजनिक किया गया कि किस प्रकार से ये लागू होगा। और 2011 के बजट के बाद के साथ साथ इस संविधान संशोधन को इस सदन के सामने पेश कर दिया गया। जब इस सदन के समक्ष आया तो 2 प्रकार की पैरेलल व्यवस्थाएं चलती रही। जो सदन के अंदर संविधान संशोधन आया वो स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष चला गया, और स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर विचार करती रही, और स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2013 के मध्य में दी। दूसरी व्यवस्था इसके संबंध में थी कि क्योंकि राज्यों की भागीदारी चाहिए थी, कि राज्यों के जो वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी थी वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे और उसके बाद में होने वाली प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करती रही। इन तमाम सिफारिशों के बाद, एक दूसरे से चर्चा करने के बाद, नवंबर 2013 में जो सारे सुझाव लेकर जो उस कानून का मूल स्वरूप बना, लेकिन उस स्वरूप को लेकर भी कई प्रश्न इसमें उठ रहे थे। लोकसभा जब भंग हुई 2014 के आरंभ में, तो यह संविधान संशोधन बिल उसके साथ लैप्स कर गया। जब नई सरकार बनी
तो उस नई सरकार ने ये दोबारा प्रयास शुरू किया कि राज्यों के साथ इस पे एक बार फिर चर्चा की जाए। राज्यों के साथ 2 बार चर्चा करने के बाद और जो स्वरूप स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया था उस सब में आपस में फैसला करने के बाद जो स्वरूप बना वो इस संसद के सामने हम लोग लेकर आए। कई विषयों को लेकर राज्यों के मन में कई प्रश्न थे और एक मूल प्रश्न जो राज्यों के मन में था, जो 2011 के कानून में नहीं था, कि अगर इस व्यवस्था को लागू करने से किसी भी राज्य के राजस्व में घाटा होता है तो उस घाटे की भरपूरी किस प्रकार से की जाएगी। 2011 के कानून में इसका प्रावधान नहीं था। हम लोगों ने यह सुझाव दिया था कि उसको पूरा करने के लिए 5 वर्ष तक केंद्र सरकार उसको पूरा करेगी। पहले 3 वर्षों के लिए पूरा और उसके बाद धीरे धीरे स्टैगरिंग रूप से कम होगा। लेकिन बाद में जो चर्चाएं हुई, राज्यों का भी ये मानना था और जो राजनीतिक आम राय बनी वो भी ये बनी कि 5 वर्षों के लिए पूरे स्तर पर मुआवजा केंद्र सरकार इसको दे। कुछ राज्यों में ये चिंता थी, विशेष रूप से जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स है और इसलिए जो राज्य मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों की ये चिंता थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा निवेश अपने राज्यों में किया है और क्योंकि इस टैक्स का लाभ उन राज्यों को होगा जहां पर खरीदारी होती है, कंजम्पशन होती है, तो हमें 1% इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर 2 वर्ष के लिए टैक्स लगाने की अनुमति दी जाए। ये एक दूसरा सुझाव था। अंत में इस पे आम राय नहीं बन पाई और वो भी संशोधन हुआ। और तीसरा मूल विषय यह था कि जीएसटी काउंसिल किस प्रकार से बने। 2011 के कानून में यह लिखा था कि जीएसटी बिल के सभी निर्णय कंसेंसस के माध्यम से होंगे। अब कंसेंसस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। कंसेंसस सर्वसम्मति है कि नहीं है, 51% को कंसेंसस मानेंगे या 80% को कंसेंसस मानेंगे, ये एक विवाद का विषय था। तो स्टैंडिंग कमेटी ने एक सुझाव दिया कि जितने भी निर्णय हैं वो जीएसटी काउंसिल में हो, जिसमें केंद्रीय सरकार की ओर से कोई अध्यक्षता करे, राज्य सरकारों का एक प्रतिनिधि रहे, 2/3 वोट राज्यों का होगा, 1/3 वोट केंद्र का होगा। लेकिन निर्णय सफल हो पाए इसके लिए 3/4 वोट हो पाना आवश्यक है। एवरी डिसीजन शुड बी पास्ड बाय 3/4 मेजॉरिटी, जिसका असर यह था कि राज्यों के निर्णयों के ऊपर केंद्र का एक प्रकार से वीटो हो गया, केंद्र के निर्णय के ऊपर एकाधिकार पे राज्यों का वीटो हो गया और इस मजबूरी में दोनों को समन्वय से आम राय बनानी पड़ेगी, तभी निर्णय हो पाएगा। ये एक सुझाव उन्होंने दिया था और नवंबर 2013 में उस वक्त की सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात जब यह कानून पारित हुआ लोकसभा से 6 मई 2015 को, तो उसके पश्चात ये वापस राज्यसभा में गया, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी। सिफारिशों के बाद भी सरकार का यही प्रयास था कि बहुत अधिक मात्रा में राजनीतिक दल, विशेष रूप से जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, वो लगभग सब इसके समर्थन में थे। मेरे एआईडीएमके के मित्रों को थोड़ा सा इसके संबंध में कुछ प्रश्न थे, उसके अन्यथा सभी लोग इसके समर्थन में थे। लेकिन हम लोग चाहते थे कि केवल डिवाइडेड पार्लियामेंट इसको पारित करेगी तो उसका लाभ नहीं रहेगा, इसलिए सभी बड़े राजनीतिक दल इसके पक्ष में होने चाहिए। और उसके पीछे कारण यह था कि राज्य में या केंद्रों में किसी ना किसी राजनीतिक दल की सरकार है और इसलिए इसको लागू करने की जिम्मेवारी उन्हीं सरकारों को है। इसलिए संघीय ढांचे में एक व्यापक आम राय बनना इसके लिए आवश्यक था। उसकी वजह से कुछ विलंब तो जरूर हुआ, लेकिन ये इस देश के लोकतंत्र की ताकत थी कि लगभग सभी राजनीतिक दल एक मंच के ऊपर आ गए और उसके साथ साथ अधिकतर राज्य भी लगभग एक मंच के ऊपर आए। हर एक के जो कंसर्न्स थे उन कंसर्न्स को हम लोगों ने एड्रेस किया और राज्यसभा ने अंतिम स्वरूप में सर्वसम्मति से जिस कानून को पारित किया है वो सबकी एक आम राय से बनाया गया है, जिसका
असर ये होगा कि इनडायरेक्ट व्यवस्था में देश में एक कानून होगा, ये एक देश में एक टैक्स होगा। हम जो देखते हैं कि हर राज्य के ऊपर रुकावटें आती हैं जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, वो नहीं होगा। देयर विल बी अ सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। द होल कंट्री विल बिकम वन इंटीग्रेटेड मार्केट। सिंप्लीफिकेशन विल बी इजियर। और इसकी व्यवस्था जो होगी, उस व्यवस्था में जो लीकेजेस हैं, इवेजन है, वो स्वाभाविक अपने आप कम होगा, जिसकी वजह से टैक्स बेस बनेगा। राज्यों को भी इसका लाभ होगा, केंद्र को भी इसका लाभ होगा। और उसके अतिरिक्त इसका दूसरा लाभ बड़े पैमाने पर यह भी होगा कि राज्य और केंद्र का इन विषय निर्णय लेने में भी और इसको कार्यान्वित करने में भी आपस में एक दूसरे के ऊपर सहयोग बनेगा। जो एक स्टेज के ऊपर टैक्स दे दिया, अगली स्टेज पे उस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो टैक्स ऑन टैक्स का भी कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, असर होता है, वो अपने आप में कम होगा। इवेजन कम होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा और उसका स्वाभाविक लाभ होगा कि टैक्स का देश के अंदर बेस बढ़े, व्यवसाय करना देश के अंदर सरल होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस देश के शायद टैक्सेशन मामलों के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो इस संसद कर रही है। और मैं सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने एक आवाज के अंदर राज्यसभा में उसको पारित किया है, विशेष रूप से आभारी हूं। राज्यों का, जिन्होंने लगभग एक ही आवाज में इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। इसके भविष्य का रोड मैप होगा कि ये संविधान संशोधन एनेबलिंग है। इट्स एन एनेबलिंग अमेंडमेंट। आफ्टर दिस अमेंडमेंट we will have to prepare 3 more laws. Those laws will be prepared by the empowered, once the constitution amendment is notified after ratification of the states, the drafts will have to be prepared by the GST Council. And then 2 of those laws will have to come before Parliament, the law relating to the central GST and the interstate GST. One law will then go, the state GST law will be passed by various state assemblies. Simultaneously, the Council will also set upon the task of various functional modalities, so that there is ease as far as the assessee is concerned. The same person is not assessed simultaneously by 2 authorities, center and the state authorities, and therefore that division of work will, those functional modalities will have to be worked out. The rates of taxations will have to be worked out. All those decisions will be taken by the GST Council. The rate of taxation will be determined there. One argument is that are states and center both giving up their jurisdictions and sovereignty? The answer to which is that in this country, to have one nation and one tax, they are pooling in their sovereignty together and creating a new mechanism which will take all these decisions in that forum of pooled sovereignty itself. So this is a major reform which in the long run will go to the interest of this country. With these few observations, I commend this bill for acceptance of the Honourable House.